रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 6 आज हमने पढ़ना है जी। पंजाब पुलिस में जो असिस्टेंट की जॉब जो हुई है 16 स्केल की, उसकी टेस्ट प्रिपरेशन को हाले साहब को पता है कि हमने मैथमेटिक्स को सबसे पहले स्टार्ट किया था। इंशाल्लाह मैथमेटिक्स के बाद हम इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे। ये दोनों सब्जेक्ट्स हमारे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। जब तक ये हमारे कंप्लीट नहीं होते तब तक दूसरी तैयारी का कोई फायदा नहीं होता। तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश पे ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला जैसे दूसरे सब्जेक्ट हमारे स्टार्ट होंगे, इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान, कंप्यूटर साइंस वगैरह, वो इंशाल्लाह ताला हमारे जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। वो इजी होते हैं, वो थोड़ा सा टाइम कम लेते हैं। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे टाइम टेकिंग होते हैं। तो मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 6 में आज हमने पढ़ना जी प्रोपोर्शन के हवाले से। आपको पता है कल मैंने आपको रेशो के हवाले से पढ़ाया था। रेशो एंड प्रोपोर्शन दोनों इकट्ठे ही हमने पढ़ाने होते हैं। दोनों इकट्ठे जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स तो ये सेपरेट है दोनों, लेकिन दोनों को इकट्ठा मिलाकर ही पढ़ना पड़ता है। ये दोनों आपस में इनका आपस में लिंक होता है। ठीक है, तो आज हमने प्रोपोर्शन पढ़ना है। कल मैंने आपको रेशो के हवाले से इसकी टाइप सारी की सारी मैंने करवा दी थी। मुझे उम्मीद है कि आपने कर ली होगी। कुछ बच्चों के मैसेजेस आए हुए थे कि सर रेशो के जो आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन नहीं हुए हैं। उनमें से तीसरा और चौथे क्वेश्चन के ये मेरे पास कोई डिमांड आई थी। बच्चों ने कहा था तीसरा और चौथा क्वेश्चन हमसे नहीं हो सका। ये मैं आपको करवा देता हूं। उसके बाद आज के लेक्चर इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें थे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था जी। Two numbers are in the ratio 3:4. If 8 is subtracted from each, the ratio becomes 5:7. What is the original numbers? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया हुआ है ये जो आपको रेशो दी होती है ये इटसेल्फ कोई नंबर नहीं होता। ये क्या होता है, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अब नंबर ये कैसे बन रहे हैं, 3 को भी x के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 4 को भी आप x के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके पास रेशो आ गया। रेशो को आपको पता है आपने बटे में करना होता है। 3:4 का मतलब होता है 3/4। लेकिन जब हमने इसके ओरिजिनल नंबर्स निकालने होते हैं फिर हमने दोनों के साथ x को निकालना होता है। ठीक है जी, x को हमने लगाना होता है। 3/4x कहता है इनमें से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दे। दोनों में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट कर दे। दोनों में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन के माइनस करते हैं, तो ये रेशो हमारी क्या बन जाती है जी, 5:7 बन जाती है। मीन के 5/7 बन जाती है। क्या बन जाती है, 5/7 बन जाती है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जस्ट इसको आपने सॉल्व करना है। इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है, आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। ये वाला बटा इधर चला जाना था और ये वाला बटा आपका इधर ऊपर आ जाना था। 7 को उधर लेके जाए, 7 3 बार 21x प्लस माइनस 7 8 बार आपके पास आया 56। 7 8 बार 56 इज इक्वल टू, अब ये उधर जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 बार 20x माइनस आपके पास क्या आ गया जी, 5 8 बार 40। 5 8 बार 40। अब आप x वाले एक तरफ कर लें, खाली एक तरफ कर लें। x वाले इधर लेके आपके पास आएगा 21x माइनस आपके पास आएगा 20x इज इक्वल टू आपके पास आएगा जी -40 से 56 इधर आके आपके पास प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, 21x में से 20x निकाल लें, आपके पास x आ गया इज इक्वल टू 56 में से 40 निकाल दें, आपके पास आ गया 16। मीन के आपके पास x आ गया 16। x आपके पास क्या आ गया जी, 16। अब आपके पास ओरिजिनल जो नंबर्स वो क्या थे, 3x और 4x, ये आपके पास नंबर थे। असल नंबर यही थे ना आपके पास। तो 3x और 4x आपने निकालना था। 3x को आप 16 से मल्टीप्लाई करें, 16 3 बार आपके पास 48 आ जाना था। और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 16 4 बार 64 आ जाना था। तो ये आपके पास ओरिजिनल नंबर्स थे 48 और 64। ये मैंने इसका आंसर दिया हुआ था। ठीक है जी, यही आपका क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, चौथा क्वेश्चन है, the ratio of the number of boys to girls in class 7:5. If there are 18 more boys than girls, how many boys are there? क्या कहता है जी, कहता है जी जो एक क्लास में ना बॉयज और गर्ल्स की रेशियो जो है ना वो आपके पास 7:5 है। 7:5 है। मीन के ये रेशियो आपके पास 7:5 है। अगर इनकी ओरिजिनल तादाद हम निकालें तो हमारे पास बनती है 7x/5x। इसको हम लिख सकते हैं 7x और प्लस ओवर 5x, 7x ओवर 5x। ठीक है जी, अब क्या कहता है जी, कहता है जी इफ देर आर 18 मोर बॉयज देन गर्ल्स, क्या कहता है जी जो लड़के हैं वो गर्ल्स से कितने हैं, 18 ज्यादा हैं। लड़कों की तादाद जो है वो 18 ज्यादा है गर्ल्स से। ठीक है, इसको आप समझने की कोशिश करें। अब जब लड़के आपके पास 18 ज्यादा हैं, ठीक है ना, देखें पहले बॉयज हैं फिर आपके पास गर्ल्स हैं। मीन क्या आपके पास 7x आपके पास बॉयज हैं और गर्ल्स आपके पास कितनी है जी, 5x है। ये आपके पास गर्ल्स हैं और ये आपके पास है 7x बॉयज हैं। कहता है जो बॉयज हैं वो 18 ज्यादा है, गर्ल्स से बॉयज की तादाद कितनी है, 18 ज्यादा है। मीन्स के जो आपके पास 7x बॉयज हैं और जो आपके पास गर्ल्स है, अगर गर्ल्स में 18 आप ऐड कर दें तो बॉयज और गर्ल्स आपस में बराबर हो जाते हैं। सिर्फ यही आपने बात क्लियर करनी है कि आपके पास जो गर्ल्स की तादाद है बॉयज से 18 कम है, या इसको इस तरह समझ लें कि जो बॉयज हैं वो गर्ल्स से 18 ज्यादा है। मीन्स के अगर मेरे पास बॉयज मेरे पास जो है ना, अगर मेरे पास बॉयज 19 है तो गर्ल्स मेरे पास 1 है। मीन के 18 ज्यादा है। अगर मेरे पास गर्ल्स 10 हैं तो मेरे पास बॉयज 28 हैं, 28 ज्यादा हैं।
बच्चे कितने हैं? 28 ज्यादा हैं, मींस के 18 ज्यादा हैं, 18 ज्यादा हैं। ठीक है जी। तो अगर गर्ल्स में हम 18 नंबर को ऐड कर दें तो गर्ल्स और बॉयज आपस में बराबर हो जाते हैं। अगर बॉयज 19 हैं तो गर्ल्स में भी मैं 18 ऐड कर दूं तो ये 19 से बराबर हो जाएंगे। अगर सवाल की कंडीशन के मुताबिक, क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक अगर मेरे पास जो गर्ल्स हैं वो 20 हैं तो मेरे पास बॉयज कितने? 38 हैं, 18 ज्यादा है। अगर मैं 20 में 18 को ऐड कर दूं तो ये भी 38 बन जाएगा। मींस के गर्ल्स को अगर हम 18 ऐड कर दें तो गर्ल्स और बॉयज की तादाद हमारे पास बराबर हो सकती है। इट मींस कि हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 18। ठीक है जी। ये स्टेटमेंट अगर आप बना लेते हैं तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। आप x वाले एक तरफ कर लें, 7x 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 5x इक्वल टू आपके पास आ गया जी 18। आप 7x से 5 निकालते हैं, आपके पास आ गया 2x, 2x इक्वल टू आपके पास 18। अब x आपके पास क्या आएगा? 18/2, 18/2 आ गया। मीन्स के 2 इधर जाके आपका डिवाइड हो जाएगा, तो 18/2 आपके पास आ गया 9। क्या आ गया जी? 9। x की कीमत आपके पास 9 आ गई है। जब x की कीमत आप निकाल लेते हैं तो फिर इजीली आपका क्वेश्चन हो जाता है। मीन के जहां पे बॉयज आपके पास 7x है और गर्ल्स आपके पास 5x है। ठीक है जी। और बॉयज आपके पास हमने बॉयज की तादाद ही निकालनी है, तो x हमने निकाला अभी 9, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करें 63 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान से थे, मुझे उम्मीद है कि अब आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी लेक्चर नंबर 6 की तरफ। लेक्चर नंबर 6 में आज हमने पढ़ना जी प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन के हवाले से मैंने कल आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी। दो रेशियोज को जब हम इक्वल करते हैं आपस में तो हम प्रोपोर्शन बन जाता है। अब प्रोपोर्शन की टाइप्स के वाले से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन के जो टाइप है सबसे पहले आपके पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक पास है इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ हमने लिखा हुआ है अपवर्ड एरो और इनवर्स प्रोपोर्शन के साथ हमने लिखा हुआ है डाउनवर्ड एरो। ये क्या है? ये जब आप क्वेश्चन अभी मैं आपको कराऊंगा तो आपकी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है जी। यहां पे जस्ट आपने क्या करना है, इनकी डेफिनेशन देखनी है। आप प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है? प्रोपोर्शन का मतलब होता है तनासब। क्या मतलब होता है जी? तनासब। ठीक है जी। दो निस्बतों के दरमियान जो ताल्लुक है उसको हम कहते हैं जी तनासब कहते हैं, यानी कि प्रोपोर्शन कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये है कि अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी ऑटोमेटिक बढ़ जाए, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी ऑटोमेटिक बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना जी ये आपके घर जो है ना मेहमान आए, फॉर एग्जांपल 4 मेहमान आए हैं, तो 4 मेहमानों को सर्व करने के लिए आपका खर्चा लगता है फॉर एग्जांपल 4000 रुपए। एक मेहमान को सर्व करने के लिए 1000 रुपए खर्चा आता है। अगर 4 मेहमान आपके घर आ जाते हैं तो आपका खर्चा कितना लगता है? 4000 लग जाता है। अगर आपके घर 400 मेहमान आ जाए, अगर आपके घर मेहमान 400 मेहमान आ जाए, 400 मेहमान आ जाए तो आपका खर्चा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है जी। मेहमान के बढ़ने से खर्चा भी ऑटोमेटिक बढ़ गया है। ठीक है। इट मींस कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी ऑटोमेटिक बढ़ जाए तो हम कहते हैं इन दोनों चीजों के दरमियान क्या जी? डायरेक्ट रिलेशन है। इनके दरमियान क्या है जी? डायरेक्ट रिलेशन है। मीन के एक चीज बढ़ती है तो ऑटोमेटिक दूसरी भी बढ़ जाती है, दूसरी भी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। या इसको आप इस तरह समझे, फॉर एग्जाम्पल आप ड्राइव कर रहे हैं, आप गाड़ी पे ड्राइव कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपकी जो गाड़ी है वो हम 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आप जा रहे हैं, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। जब आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो आप जहां पे भी जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं, ननियाल जा रहे हैं, जहीं पे भी आप जा रहे हैं, तो आप पहुंचते हैं 2 घंटे में। आप किस में पहुंचते हैं? 2 घंटे में पहुंचते हैं। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप गाड़ी को चला रहे हैं तो आपके जो आपकी डेस्टिनेशन है वहां पहुंचते हैं 2 घंटे में। अगर ये जो स्पीड है, ये जो स्पीड मैं 100 किलोमीटर पे कर देता हूं, स्पीड में कर देता हूं 100 किलोमीटर, मीन के गाड़ी को मैं ज्यादा तेज जो है ना फास्ट इसको ड्राइव करता हूं। इट मीन जब आप फास्ट ड्राइव करते हैं तो आपका जो टाइम है आप कम लगेगा ना। जब आपने गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चला रहे थे तो टाइम आपका ज्यादा लग रहा था। अब गाड़ी आपने ज्यादा तेज चलाई है तो अब आपका टाइम क्या, आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, स्पीड डबल कर दी है ना। इट मीन एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज ऑटोमेटिक कम हो गई है। स्पीड बढ़ी है तो उसके साथ क्या जी, आपका टाइम जो है वो कम हो गया है, आपकी जो ड्राइव का टाइम है वो कम हो गया। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाए तो आप समझे इनके अंदर क्या जी, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स कहते हैं उलट को, इनवर्स कहते हैं जी उलट को। मीन के एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाए या एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ जाए, आपस में उलट रिलेशन इनका हो तो आप क्या करते हैं, इनके अंदर क्या जी, इनवर्स रिलेशन है। अगर एक चीज के कम होने से दूसरी चीज भी कम हो जाए उसको हम कहते हैं जी ये डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ जाए उसको भी कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन है। मीन के डायरेक्ट रिलेशन में दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में काम करती हैं,
एक ही डायरेक्शन में, या तो दोनों कम हो जाती हैं या दोनों ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन जो इनवर्स रिलेशन है उसमें उलट होता है, एक चीज कम होगी दूसरी बढ़ जाएगी, अगर पहली चीज बढ़ेगी दूसरी चीज कम हो जाएगी। इसको हम कहते हैं जी इनवर्स रिलेशन, ठीक है जी। तो डायरेक्ट रिलेशन को हम कहते हैं एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ये डायरेक्ट ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, ठीक है जी। अगर हम इसको हमें इनवर्स प्रोपोर्शन लिखना हो तो हम लिखते हैं एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, 1/y आएगा। बटे का मतलब क्या है, ये उलट है, ये क्या आपस में उलट है, ठीक है जी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन के वाले से क्वेश्चन काफी दफा पूछा गया है, इनकी आपने अच्छे तरीके से इसको माइंड में बिठाना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है जी थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन के वाले से क्वेश्चन आते हैं। थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन के वाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, आपने इनको कैसे डील करना है। थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन, सबसे पहले आपको प्रोपोर्शन के जो मैंने कल आपको इनका जो फार्मूला बताया था ना प्रोपोर्शन का, वो इस तरह से होता है कि दो आपके पास होती हैं रेशोज। फॉर एग्जांपल ए रेशो बी आपके पास होगी तो दूसरी रेशो आपके पास सी रेशो डी कोई होगी, या फॉर एग्जांपल आपके पास 2 रेशो 4 और आपके आ गया 6 रेशो 8। फॉर एग्जांपल इस तरह से आपके पास 2 रेशोज होंगी और दरमियान में आपके पास प्रोपोर्शन का साइन होगा, ठीक है जी। अब ये जो आपके पास फार्मूला होता है ए रेशो बी, अब प्रोपोर्शन है जी सी रेशो डी, तो मैंने आपको कल इसका फार्मूला बताया था, आपने दरमियान वाले इकट्ठे कर लेने हैं और साइडों वाले भी इकट्ठे कर लेने हैं। ए जरब डी बराबर होता है बी जरब सी। अगर आप इसको इस तरीके से भी करें कि जैसे लिखा हो ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी, तो अगर आप इसको बटे में कन्वर्ट करें ए बटा बी बराबर आपके पास सी बटा डी, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें जरा जरब जिले पर, जिसको हम कहते हैं बी इधर चला गया डी इधर आ गया, तो आपके पास आ गया ए सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी। देखें फिर आपके पास बी सी दरमियान वाले इकट्ठे हो गए और साइडों वाले आपके पास इकट्ठे हो गए, ठीक है जी। ये फार्मूला अपने माइंड में रखना है। अब आपके पास क्या होगा, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन में क्वेश्चन आपसे किस तरह पूछेगा, आपको जब अगर वो थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो आपको 2 वैल्यूज दी हुई होंगी, अगर फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा तो आपके पास 3 वैल्यूज आपको दी हुई होंगी। अब आमतौर पे थर्ड प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी आपके पास 4 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन निकाल लें, 4 और 6 का आप थर्ड प्रोपोर्शन निकाल लें, 4 और 6 का आप थर्ड प्रोपोर्शन निकालें, तो आपने क्या करना होता है, ये जो आपके पास 4 रेशियो 6 और इसको आपने क्या करना है, ये जो आपका दूसरा नंबर है ना, इसको आपने थर्ड नंबर पे इसको आपने क्या करना है, इसको आपने रिपीट करना है। थर्ड वन जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे, दरमियान से इसको हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, और एंड पे आपके पास आ जाएगा एक्स, एंड पे आपके पास आ जाएगा एक्स, और आपने एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। ये फार्मूला अपने माइंड में रखना है, ठीक है जी। आपने जो भी 2 नंबर आपको दिए गए होंगे उन दोनों नंबर्स की पहली एक रेशो बनाएं, अब प्रोपोर्शन के साथ आगे जो दूसरा नंबर है उसको रिपीट कर दें, साथ एक्स लिख दें, ठीक है। अब वही फार्मूला दरमियान वाले इकट्ठे कर लें और साइडों वाले इकट्ठे कर लें। 4 को एक्स के मल्टीप्लाई करें 4x आ गया, बराबर आपका आ गया 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ गया 36। अब 4 से जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। तो 4 9 बार 36, आपके पास आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 9। x इक्वल टू 9 मीन का 4 और 6 का जो थर्ड प्रोपोर्शन है आपके पास 9 है, 4 और 6 का जो थर्ड प्रोपोर्शन है आपके पास 9 है। इस तरीके से आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है जी, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 4 6 एंड 8। अब ये जो फोर्थ प्रोपोर्शन है ये बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि जिस तरतीब से 3 नंबर दिए होते हैं तीनों नंबर को आपने इस तरतीब से लिख देना होता है। 4 रेशियो 6 प्रोपोर्शन 8 एंड पे आपके पास x आ गया, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन में सिर्फ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैंने पहला नंबर रिपीट करना है कि दूसरा नंबर रिपीट करना है, तो आपने याद करना है आपने सेकंड नंबर रिपीट करना होता है। लेकिन फोर्थ प्रोपोर्शन में किसी किस्म की कोई रेपिटेशन नहीं आती, 3 नंबर दिए होते हैं, तीनों नंबर को उसी तरतीब से लिख के एंड पे आपने एक्स लगा देना होता है। दरमियान वाले इकट्ठे कर लें और साइडों वाले इकट्ठे कर लें। 4x इक्वल टू 6 8 12 48 आ गया, 4x इक्वल टू 48, एक्स अकेला रह गया, 48 के नीचे 4 चला जाएगा, तो 4 12 12 48। तो आपके पास जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो आ जाएगा 12। आपके पास क्या आ जाएगा 12, 48 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। समझ आ गई है। ये आपके पास क्वेश्चन होते हैं थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शन के। दुनिया जान के कोई भी नंबर आपको दे दिए जाए, 2 नंबर दिए होंगे, उसका थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो आपने दूसरे नंबर को रिपीट करके पहले नंबर पे पहला नंबर, दूसरे तीसरे नंबर पे दूसरा नंबर लिख के एंड पे एक्स लगा के उसको आप फार्मूले के साथ उसकी वैल्यू निकाल देंगे। अगर फोर्थ प्रोपोर्शन दिया हुआ है तो तीनों नंबर जो दिए हुए हैं तीनों नंबर को ही आपने क्या करना, तरतीब के साथ लिख के एंड पे एक्स लगा के उसका आप आंसर निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट। अब ये रेशो का क्वेश्चन था, यहां पे आ गया, आपने देखना था इनमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सी है। लिखा हुआ है 75 रेशो 25, 7 रेशो 2 और 40 रेशो 20, ठीक है जी। अब आपने क्या करना होता है, जो रेशोज होती हैं इनको सबसे पहले आपने सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है जी। अब 75 ओवर 25 करें जरा,
तो 25 एक बार 25, 25 तीन बार 75, 3 इसका आंसर आया। अब 7/2 इसको आप करें जरा, अब 7 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आपके पास आ गया 3.5। आंसर क्या आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। 7 को 2 पे डिवाइड करके देख लें तो 3 बार 6, एक बार गया इशारे लगा 0 लगा, 2 5 बार 10, ठीक है, 3.5 आ गया। अब 40/20 करें जरा, 40/20 करें, 20 एक बार 20, 20 2 बार 40, इसका आंसर आता है 2। अब देखें पहली का आंसर है 3, दूसरे का आंसर है 3.5 और आखिरी का आपके पास है 2। तो सबसे बड़ी कौन सी है फिर आपके पास? 7/2। ये जो आपके पास 7:2 है ना, ये सबसे बड़ी रेशो आपके पास है। इसका आंसर देखा जाता है, वैसे आपने नहीं देखना, वैसे नजर आपको ऐसा लग रहा होगा 75 और 25 सबसे बड़े हैं, ऐसा नहीं है। इसका अपने आंसर निकालना तो आपको समझ आएगी। अगला क्वेश्चन है जी, इफ 15% ऑफ x इज द सेम एज 20% ऑफ y, देन x रेशो y क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है जी 15% ऑफ x इज द सेम, इसका मतलब होता है बराबर। ये मैंने आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन में सारा समझाया था, आपने स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स में कैसे कन्वर्ट करना होता है, ठीक है जी। 15% ऑफ x इज का मतलब होता है बराबर, इज द सेम का मतलब क्या है जी? बराबर है एज 20% ऑफ y। ये आपने निकालना है, ठीक है जी। अब कहता है जी क्या निकालें जी? x रेशो y निकालें आप, x रेशो y। x रेशो y का मतलब क्या होता है? मैंने आपको कल भी बताया था, जो x रेशो y है इसका क्या मतलब है जी? x रेशो y का मतलब होता है x बटा y, सॉरी, x रेशो y का मतलब क्या होता है जी? x बटा y, x बटा y हमने निकालना होता है, ठीक है जी। अब x रेशो y कैसे निकलेगा? अब देखें 15% ऑफ x का क्या मतलब है? 15 का मतलब 15% का मतलब मैंने बताया बटा 100 होता है, ऑफ का मतलब होता है जरब, साथ आपके पास आ गया x, जरब लगाए ना लगाए एक ही बात होती है, बराबर आ गया 20%, 20/100, ऑफ का मतलब है जरब, साथ आपके पास आ गया जी y। चलें जरब लगाना तो लगा लें, ऐसा ना हो कि आपको भूल जाए, ठीक है जी, जरब लगा लें, एक ही बात होती है, ठीक है। अब इसको आपने करना है, इसको आपने क्या करना है? इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। अब y इधर लेके आए तो आपके पास आ गया x बटा y बन जाएगा, y इधर आके बटे में आ जाएगा ना, x बटा y, और ये जो आपके 15/100 है ये उधर चला जाएगा, उधर आपके पास 20/100 ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, और 15/100 उलट के जाओ ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे ऊपर चला जाएगा, 100/15 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। जब आपने बराबर से ये जो ब्रिज आपने क्रॉस करवाना होता है तो बटे की जो नीचे चीज होती है वो ऊपर चली जाती है, जो ऊपर होती है वो नीचे चली जाती है, ठीक है जी। तो आपके पास 100 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है जी। और उसके बाद 5 3 बार 15, 5 4 बार 20, तो आपके पास आ गया x बटा वाई इज इक्वल टू आपके पास आ गया 4/3। इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो x रेशो वाई इज इक्वल टू आपके पास 4:3, ऊपर वाले के सामने, नीचे वाला नीचे वाले के सामने, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है जी, if 0.4 of a number is equal to 0.06 of another number, then the ratio of the numbers। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कहता है जी 0.4 ऑफ अ नंबर, ऑफ नंबर हम x ले लेते हैं, 0.4 ऑफ x इज इक्वल टू यानी कि बराबर है 0.06 ऑफ अनदर नंबर, मीन के वो y है, ठीक है जी। 0.4 ऑफ x इक्वल टू 0.06 ऑफ y। तो अब इसके हम निकालने रेशो निकालनी है, मीन के x रेशो y निकालना है, इसका मतलब है x बटा y हमने निकालना है, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे? x इधर है, y इधर आएंगे, बटे में आ जाएगा, और ये जो आपको 0.4 उधर जाकर बटे में चला जाएगा, 0.6 ओवर 0.4 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है? आपको पता है जब इशारिये में जो नंबर आ जाते हैं तो उसको हमने इशारिया कैसे खत्म करना होता है? ये जो इशारिया ना, इशारिये की जगह आपने बटे से उलट साइड पे 1 लगाना होता है। ये जो पहले ऊपर वाले को हम इशारिया खत्म करने लगे हैं ना, तो ऊपर वाले इशारे के नीचे लगाएंगे 1, इशारे की जगह हम लगाएंगे 1, इशारिये के बाद वाले नंबर हमने काउंट करने कितने नंबर हैं? 2 है, 1 और 2, तो 2 0 नीचे लगा देंगे और ये इशारिया हमारा खत्म हो जाएगा। अब ये नीचे वाला जो इशारिया है इसको खत्म करने के लिए ऊपर आप इशारे की जगह 1 लगाएंगे, इशारिये की जगह 1 लगाएंगे, इशारे की जगह आप क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे, और उसके बाद इशारे के बाद कितने नंबर है? 1 है, तो 1 जोड़ लग जाएगा, तो जरा आपके पास आ गया जी 10, जरा आपके पास क्या आ गया जी? 10 आ गया। अब ये भी इशारिया आपका खत्म हो गया, ये इशारिया भी आपका खत्म हो गया। अब ऊपर आपके पास बन गया 60 और नीचे आपके पास बन गया 400। 6 को 10 से मल्टीप्लाई करें 60 आ जाएगा, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करें 400 आ जाएगा, ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। ऊपर आएगा 6, नीचे आएगा 40, ठीक है जी, और 2 3 बार 6, और आपके पास आ गया जी 2 20 बार 40, तो आपके पास आ गया 3:20, 3:20, 3/20 आपके पास आंसर आ गया। आंसर आपके पास क्या आ गया जी? 3/20 आपके पास आंसर आ गया। तो यूं आपने ये क्वेश्चन करने होते हैं। अब हम चलते हैं जी अपने प्रोपोर्शन के असली क्वेश्चंस की तरफ, जो आपके स्टेटमेंटल क्वेश्चंस होते हैं प्रोपोर्शन के, उनकी तरफ अब हम चलते हैं।
ये आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। ये 10 क्वेश्चन की ये एक्सरसाइज 1 है, ये अभी मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं। और दूसरी एक्सरसाइज जो है ना, इनके आंसर मैंने सारा साथ मेंशन कर दिए हुए हैं, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज है जी, आपने खुद करनी है। अगर आपसे जो भी क्वेश्चन नहीं होगा वो आप मेंशन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं वो आपको कल की वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। अगर आप कोशिश करते हैं तो अगर आप ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ के नीचे वाली एक्सरसाइज आप खुद कर लेते हैं तो आपके आंसर इंशाल्लाह इजीली आप जो ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आप टैकल कर जाएंगे। अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है जी। आपके पास क्वेश्चन है जी, इफ 4 kg ऑफ राइस कास्ट Rs200, हाउ मच विल 7 kg ऑफ राइस कास्ट। अब ये क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, जब भी आपके पास तनासुब का यानी कि प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आएगा, इसमें जो भी चीज इन्वॉल्व होगी वो 2 दफा उसका जिक्र आएगा। ये आपने बात क्लियर करनी है, जो भी चीज इसमें इन्वॉल्व होगी उसका जिक्र 2 दफा आएगा। देखें इसमें सबसे पहले आपके पास राइस, ये 4 kg है, इसका जिक्र दूसरी दफा फिर आया है, 7 kg आ गया राइस, 7 kg राइस, देखिए 2 दफा जिक्र आ गया ना। अब कास्ट इसकी 200 रुपया है और जो कास्ट है इसका दूसरी दफा जिक्र ये दिखाया हुआ है, हाउ मच कास्ट। हाउ मच कास्ट मींस के इनमें जो अगर 2 चीजें इन्वॉल्व हो या 3 हो या 4 भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो हर चीज का 2 दफा जिक्र आएगा। एक चीज 2 चीजें जो है ना 2 दफा जिक्र आएगा, और इनमें से कोई एक चीज ऐसी होगी जिसका दूसरी दफा जिक्र कैसे आया होगा वो मालूम करना होगा। वो हमने क्या करना होगा, मालूम करना होगा। जिक्र आएगा लेकिन उसकी वैल्यू हमें नहीं बताई गई होगी, दूसरी दफा किसी एक नंबर की किसी एक चीज की वैल्यू बताई नहीं होगी, उसको हम एक्स रख लेंगे। अब देखिए आपके पास सबसे पहले आपने चीजें करनी होती है कि इसमें चीजें इन्वॉल्व कौन कौन सी हैं। आपके पास है जी राइस है और कास्ट है, आप ऊपर लिखेंगे राइस और आप लिखेंगे कास्ट, ठीक है जी। इसको इसी तरीके सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आपने टैकल करने हैं। अगर आपको यह तरीका आ गया तो आप आसानी से इसे सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, एक ही तरीके सारे क्वेश्चन होने होते हैं। अब राइस और कास्ट 2 चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। पहले राइस कितने हैं जी, 4 kg है, और कास्ट कितनी है, 200 रुपया है। कास्ट कितनी है, 200 रुपया है। अब नेक्स्ट आपके पास हाउ मच विल 7 kg राइस। अब राइस कितने हो गए हैं, 7 kg हो गए हैं, और कास्ट कहता है हाउ मच। हमें इसको मालूम करना है, उसका नाम रखेंगे एक्स। उसका नाम क्या रखेंगे, हम एक्स रखेंगे। समझ आ गई है जी। 2 जो चीजें थी दोनों सेट हमने ऊपर नीचे लिख दिए। राइस और कास्ट 2 चीजें इन्वॉल्व हो रही थी, राइस और कास्ट हमने लिखे, राइस पहले और कास्ट लिखी, पहला सेट लिखा, फिर नीचे उसका दूसरा सेट लिख दिया। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन में यही सेम पैटर्न करना है, इसमें 19-20 का भी फर्क नहीं आएगा। जहां पे आपका एक्स लिखा हुआ है, एक्स से आपने शुरू करना है और आपने तीर ऊपर को लगा देना है। यह तीर लगाना है, ये क्यों लगाना है अभी आपको बता देता हूं। ये तीर आपने लगा दिया हर एक क्वेश्चन में, जहां पे आपको एक्स लगाएंगे एक्स से आपने शुरू करना है, तीर ऊपर को आपने तीर लगा देना है, ठीक है जी। उसके बाद यहां पे सारे का सारा क्वेश्चन का दारोमदार इस बात पे है, नेक्स्ट जो आपको बताने लगा हूं। ये वाली बात अगर आपको आ गई, आपकी प्रोपोर्शन क्लियर है। क्या करना है, यहां पे आपने कॉमन सेंस यूज करनी होती है। आप देखें जो 4 किलो राइस है उसकी कीमत है 200 रुपया। 4 किलो राइस जो है वो उसकी कीमत कितनी है जी, 200 रुपया है। अगर 7 किलो राइस में लेना पड़े मुझे तो कितने पैसे मुझे देने पड़ेंगे। सिर्फ आपने यहां पे फोकस ये करना है कि ये जो मेरे एक्स है ये 200 से ज्यादा होगा कि कम आएगा। ये जो वैल्यू है, जो 7 किलो की कीमत आएगी वो 200 से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कम देने पड़ेंगे। सिर्फ यही एक पॉइंट आपने क्लियर करना है। अगर 4 किलो चावल जो है मैं 200 रुपए के खरीदता हूं या बेचता हूं या जो भी करता हूं, 4 किलो चावल की कीमत 200 रुपया है, तो अगर वही चावल मैं 7 किलो खरीदूंगा तो मुझे उसकी वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी ना। तो अब यहां पे बात आपने क्लियर करनी है, अगर मेरे चावल बढ़ जाते हैं तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। अगर चावल बढ़ गए हैं इट मींस पैसे भी ज्यादा देना पड़ेंगे। तो जो मैंने आपको स्टार्ट पे बात बताई थी, अगर एक चीज बढ़े तो दूसरी भी ऑटोमेटिक बढ़ जाए, तो वो आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जो जब डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, जो आपके पास डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट उसका तीर आपने अपवर्ड लगाना है। उसका तीर आपने क्या लगाना है, अपवर्ड लगाना है। तो यहां पे मैंने ये बात क्लियर कर ली कि ये जो मेरे पास राइस और कास्ट है आपस में क्या है जी, डायरेक्ट रिलेशन में आ रहे हैं। राइस अगर बढ़े हैं तो कास्ट भी बढ़ गई है, तो मेरा तीर ऊपर को आएगा। यहां पे भी मेरा तीर है ऊपर को आएगा। ये एक्स वाला तीर तो मैंने ऑटोमेटिक लगा लिया, एक्स से शुरू किया ऊपर को लगा दिया। ये जो दूसरा तीर है ना, ये तीर अगर मैं सही लगा लूंगा तो मेरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अगर ये तीर मुझसे गलत लग गया तो ये क्वेश्चन हमेशा जो ना अब्रप्टली ये गलत हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये क्या हो जाएगा,
अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है, जहां से तीर शुरू हो रहा है वहां से आपने रेशो को शुरू करना है। जहां से तीर शुरू हो रहा है, एक्स से शुरू हो रहा है, एक्स बटा 200, यही रेशो बनती है ना। रेशो का आपने ऐसे लिखना होता है बटे में। तो जहां से तीर शुरू हो रहा है वहां से आपने रेशो को शुरू करना है, मीन के एक्स बटा 200 और बराबर आपके पास आ गया, इधर भी जहां से तीर शुरू हो रहा है 7 बटा 4 आ गया। ये आपके पास क्या आ गया जी, 7 बटा 4 आ गया। आप सोच रहे होंगे कि इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यूनिटरी मेथड से कर लें, 4 किलो चावल है उसकी 1 किलो की कीमत निकालें, 7 से मल्टीप्लाई कर लें तो आप आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप इस क्वेश्चन को तो यूनिटरी मेथड से कर लेंगे, लेकिन जब आगे इसके नेक्स्ट आपके पास कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे ना, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, 3-3 4-4 वैल्यूज इन्वॉल्व होंगी, तो फिर आपको ये तीरों वाला तरीका ही करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें यूनिटरी मेथड को भूल जाएं, सिर्फ यही एरो वाला तरीका ही कर लें, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से हो जाते हैं। ठीक है जी। अब इसको आपने सॉल्व करना है, एक्स आपका अकेला रह जाएगा इधर, 200 को आप इधर ले आए, ये ऊपर चला जाएगा, 7 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 नीचे रह जाएगा, उधर आपके पास एक्स अकेला रह जाएगा, एक्स हमने निकालना है। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे जी, 4 एक बार 4, ठीक है जी, आपके पास क्या आ गया जी, आपके पास आ गया 4 एक बार 4 और 4 5 बार 20 कट गया, अब ये बन गया 50, 50 को 7 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ गया 350, क्या आ गया जी, 350 रुपए आ गए। तो अगर आपने 7 किलो चावल खरीदने हैं तो अब आपको 350 रुपए पे करना पड़ेंगे। इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 350 रुपए हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये 10 क्वेश्चन मैं आपको करवाने लगा हूं, ये 10 के 10 आपने मेरे साथ करने हैं, तो बाकी जो नीचे 10 है वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो अगर आपका ये कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, आ कार ट्रेवल 150 माइल्स इन 3 आवर्स। अब सबसे पहले आपने देखना है कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 आवर्स विद द सेम स्पीड। अब देखिए इसमें क्या आपके पास आ रहा है जी, एक आपके पास है, उसके माइल्स आ रहे हैं, उसका डिस्टेंस आ रहा है और उसका टाइम आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है और टाइम आ रहा है। आगे फिर वो क्या कह रहा है जी, हाउ फार कितना लंबा, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 आवर्स, 5 आवर्स, टाइम दोबारा आ गया, और हाउ फार का मतलब क्या है, माइल्स, कितने माइल्स। मैंने आपको बताया था दूसरे जब सेट आएगा उसमें एक चीज आपको उसकी सिर्फ क्वेश्चन दिया होगा, उसकी आपको वैल्यू नहीं दी होगी, वो आपसे पूछेगा कि वो आप वैल्यू निकालें। ठीक है जी। एट द सेम स्पीड, तो तीसरी चीज आपके जहां पे पास क्या आ गया जी, स्पीड आ गई। अब तीसरी चीज जो स्पीड है उसने दोनों सेटों की इकट्ठी ही लिख दिया, मीन के दोनों में सेम स्पीड थी। जो स्पीड पहले सेट में थी वही स्पीड दूसरे में है। जब जो कोई चीज कांस्टेंट रहेगी तो उसको हम इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ वही चीजें लेनी है जो दोनों चीजें आपस में चेंज हो रही हैं। अब यहां पे मेरे पास एक तो आपके पास माइल्स है या डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस मेरे पास है, दूसरा मेरे पास टाइम है। ठीक है जी। पहले मेरे पास डिस्टेंस था 150 माइल और टाइम मेरे पास था 3 आवर, 3 आवर्स थे। अब नेक्स्ट मेरे पास टाइम मेरे पास 5 आवर्स आ रहा है और ट्रेवल हाउ फार आ रहा है, मीन के कितना डिस्टेंस करेगी, वो मैं एक्स लगाऊंगा, वो मैं क्या लगाऊंगा जी, एक्स लगाऊंगा। अब सिंपल बात है, जहां से एक्स शुरू हो रहा है वहां से एक तीर ऊपर को लगा दिया। जब ये तीर आपने ऊपर को लगा लिया, अगला तीर आपने कैसे लगाना है वो देखें जरा। अगर 3 घंटे मेरी जो गाड़ी है वो सफर करती है तो वो 150 माइल्स कवर करती है। 3 घंटे मुसलसल गाड़ी चलेगी तो वो 150 माइल कवर करेगी। अगर वही गाड़ी 5 घंटे चलेगी, इट मींस कि अब वो 150 से ज्यादा ही सफर करेगी ना। अगर 3 घंटे में 150 माइल्स कर रही है तो अब वो 5 घंटे में ज्यादा करेगी, ज्यादा चल रही है तो ज्यादा करेगी। इट मींस एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज भी ऑटोमेटिक बढ़ गई है। तो ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है। जब डायरेक्ट रिलेशन आता है तो तीर आपका ऊपर को जाता है, एरो आपका ऊपर को जाता है। बस वही काम आपने करना है, जहां से एरो शुरू हो रहा है x बटा 150 बराबर आपके पास है जहां से एरो शुरू हो रहा है 5/3। ठीक है जी। इसको आप सॉल्व कर लें, ये 150 उधर चला जाएगा, x बराबर आ गया 5 ज़रब 150, नीचे आपके पास आ गया 3, नीचे आपके पास क्या गया जी 3, 3 एक बार 3, 3 50 बार 150। ठीक है जी। 3 50 बार 150 होता है ना, ये 3 5 बार 15, 7 0 का 0। आप 50 को 5 से मल्टीप्लाई करें 250, क्या आ गया जी 250। आप मेरा आंसर क्या आ गया जी, अगर कार 3 घंटे में आपको 150 माइल सफर करती है तो 5 घंटे में 250 करेगी। ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन पहले करवा रहा हूं, जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन आपके टफ होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जी,
इफ 12 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 days बाय वर्किंग 6 hours डेली। आप देखें जरा, आपके पास 12 वर्कर्स हैं, एक तो आपके पास आ गया वर्कर्स, ठीक है, दूसरे पास आपके पास है जी 8 days, एक आपके पास आ गया डेज, ठीक है, और बाय वर्किंग 6 hours, अब आपके पास आ गया आवर्स। ये आपके पास तीन चीजें आ गई इसमें, आवर्स, डेज और वर्कर्स, ये तीन चीजें आपके पास आ गई। आप देखना ये तीनों चीजें नेक्स्ट राउंड में वो इसको क्या करेगा, इनको रिपीट करेगा, इनको क्या करेगा जी, रिपीट करेगा। अब रिपीट किस तरह से करेगा वो हम देखते हैं। पहले ये वाला मैं सेट लिख लेता हूं। वर्कर मेरे पास 12 हैं, डेज मेरे पास 8 हैं, आवर्स मेरे पास 6 हैं, ठीक है जी। अब अगला सेट देखता हूं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 16 वर्कर्स, अब 16 मेरे पास वर्कर्स हो गए, टू कंप्लीट द सेम टास्क बाय वर्किंग 4 hours। अब आर मेरे पास 4 बन गए। अब डेज इसमें कोई नहीं है, डेज इसमें कोई नहीं, उसने बताया हाउ लॉन्ग कह दिया, हाउ लॉन्ग मीन के कितने दिन लगेंगे। अब डेज मेरे पास एक्स आ गए, डेज मेरे पास क्या आ गए, एक्स आ गए। अब ये मेरे पास 3 रकमों वाला आ गया क्वेश्चन। अब इसको मैं करूंगा कैसे जी, अब देखें ये एक्स से मैंने ऊपर को तीर लगा दिया, ये तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैंने लगाना ही लगाना है, लगा दिया। अब दोनों रकमों को एक्स के साथ मैं कंपेयर करूंगा, दोनों रकमों को। अब चले मैं आर वाला देखता हूं पहले। आर वाला जो है ना, आर वाला जनाब मैं इसके पहले फैसला करते हैं कि ये हमारा तीर किधर को जाएगा। अब देखें अगर जो मजदूर हैं 6 घंटे डेली काम करते हैं तो 8 दिन लगते हैं काम मुकम्मल करने में। हर रोज अगर आप 6 घंटे लगाते हैं तो आपका जो काम है वो 8 दिन में मुकम्मल होता है। तो अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं, अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं, इट मीन्स फिर आपको ज्यादा दिन काम करना पड़ेगा। देखिए यही है ना कि 6 घंटे अगर आप काम करते हैं तो आप 8 दिन में काम अपना मुकम्मल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो है ना 48 सूट जो है ना, जो फॉर एग्जाम्पल कोई हम टेलर की मिसाल ले लेते हैं, उसने 48 सूट सिलाई करने हैं, 48 सूट सिलाई करने हैं। हर रोज वो 6 घंटे काम करता है, मीन के 6 सूट वो सिलाई करता है तो 8 दिनों में मुकम्मल कर लेता है। अगर वही टेलर जो है वो 4 घंटे काम करे, 2 घंटे कम काम करे, तो रोज के 4 सूट सिलाई होंगे तो अब उसको 12 दिन काम करना पड़ेगा, फिर जाके 48 उसके मुकम्मल होंगे। इट मींस अगर आपके आवर्स कम हुए हैं तो आपके डेज बढ़ जाएंगे। अगर आपके आवर्स कम हुए हैं, आपने काम कम किया है तो आपका काम लेट खत्म होगा। मींस के आवर्स कम हुए हैं तो डेज आपके बढ़ जाएंगे। जब एक चीज कम हो दूसरी चीज बढ़ जाए तो ये आपका इनवर्स रिलेशन होता है। जब इनवर्स रिलेशन होता है तो आपका जो एरो है वो नीचे को आता है, एरो आपका नीचे को आता है। उसके बाद अब इसकी बारी खत्म हो गई है, आवर्स को अब आप माइंड से निकाल दें। अब वर्कर्स की बारी आ गई, आपने कंपैरिजन सिर्फ एक्स के साथ ही दोनों को करना होता है, ठीक है जी। बारी बारी आपने दोनों को एक्स के साथ ही कंपैरिजन करना है। अब कहता है जी अगर 12 वर्कर काम करते हैं तो 8 दिन में मुकम्मल होता है। 12 वर्कर काम करते हैं तो वो काम 8 दिन में मुकम्मल होता है। अगर वर्कर 16 हो जाएं, अगर वर्कर आपके 16 हो जाएं तो अब वो काम जल्दी खत्म हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना घर बना रहे हैं तो आपने 12 मिस्त्री लगाए हुए हैं। अगर 12 मिस्त्री लगाए हुए हैं तो 8 दिन में आपका घर मुकम्मल कर देते हैं, ठीक है। टाइल पत्थर का काम कर रहे हैं, कोई वॉशरूम आपका करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको जल्दी आ जाए, आपने कोई फंक्शन आप आ गया तो आप क्या करते हैं, 4 मिस्त्री और ले आते हैं, 16 मिस्त्री हो जाते हैं। इट मीन्स कि आपका जो काम है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, दिन आपके कम हो जाएंगे। मीन्स के वर्कर अगर बढ़ जाते हैं तो दिन आपके कम हो जाते हैं। इट मीन्स कि ये इनवर्स रिलेशन है, दोनों में इनवर्स रिलेशन है। जब ये इनवर्स रिलेशन आता है तो हमने तीर नीचे को लगाना होता है, तो ये तीर आपका नीचे को आ गया, ये तीर आपका नीचे को आ गया। अब सेम काम वही आपने करना है, x से आपने शुरू करना है, x बटा 8 बराबर आ गया जी। ये तीर कहां से शुरू हो रहा है, 12 से शुरू हो रहा है, 12 बटा 16 आ गया। जरब आपके पास आ गया, ये 6 से शुरू हो रहा है, 6 बटा 4 आ गया, 6 बटा 4 आ गया। सिंपल काम है, एक्स वाले को साइड पे करें, बाकी दोनों को इकट्ठा करें और उनको आपने तरतीब लगानी है कि जहां से तीर शुरू हो रहा है वो ऊपर आएगा, जहां से तीर खत्म हो रहा है वो आपका नीचे आएगा। अब आप क्या करें जी, इनको आप कर लें, एक्स इधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 12 ज़रब 6, 8 भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आपके पास आ गया 16 ज़रब 4। नीचे आपके पास क्या आ गया जी, 16 ज़रब 4 आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 4 8 एक बार 8, 8 2 बार 16, ठीक है जी। अब 2 एक बार 2, 2 6 बार 12,
तो अब 2 3 बार 6, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, 2 3 बार 6, तो 3 3 बार 9 आपके पास बच गया। इसको सिर्फ आपने काटना ही है, काटना तो बच्चों वाला काम है। आपके पास आंसर कितना आ गया जी? 9 आ गया। 9 मीन्स के अब आपके दिन कितने लगेंगे? 9 डेज लगेंगे। अब आपके पास दिन कितने लगेंगे? 9 डेज लगेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने वर्कर भी बढ़ा लिए थे, वर्कर हमने बढ़ा लिए लेकिन दिन फिर ज्यादा लग गए हैं। भाई वर्कर बढ़ाए हैं तो लेकिन साथ वो हार्डर आर्म भी हो गए हैं, वो 6 घंटे का काम करके 4 घंटे पे ले आए हैं। तो अब आपके पास कितने दिन लगेंगे? 9 डेज लगेंगे। अगला क्वेश्चन है जी, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। आप देखें, एक आपके पास पाइप है और एक आपके पास आवर्स घंटे आ गए। ठीक है जी, ये टाइम आ गया, पाइप आ गया आपके पास और आपके पास आ गया जी टाइम आ गया। ठीक है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक इफ 2 आइडेंटिकल पाइप्स आर यूज साइमल्टेनियसली। क्या मतलब है कि पहले पाइप आपके पास एक था और घंटे आपके पास लग रहे थे 10। अब कहता है जी 2 पाइप्स हो गए हैं, पाइप्स आपके पास 2 हो गए हैं और हाउ लॉन्ग मीन के टाइम कितना लगेगा। सिर्फ वही आपने काम सिंपल सा ऊपर को करें इसको। ठीक है, एक पाइप 10 घंटे लगाता है और 2 पाइप लग जाए तो काम टाइम आपका कम लगेगा ना। जब पाइप 2 हो गया तो आपका टैंक जल्दी फिल आ जाएगा, तो आपका पाइप बढ़ गया तो आपके पास टाइम कम हो जाएगा, तीर आपका उल्टा आएगा। तो x बटा आपके पास आ गया 10 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1/2। आप 10 को उधर ले जाए तो आपके पास आ गया जी 10/2, तो आपके पास आ गया 5। तो अब ये 5 घंटे में फिल हो जाएगा। अब आपका ये टैंक जो है 5 घंटे में फुल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी, a car's fuel consumption is 8 gallons to travel 240 miles. How much fuel will be consumed to travel 360 miles? सिंपल सी बात है, एक आपके पास फ्यूल आ गया, एक आपके पास फ्यूल आ गया, दूसरा आपके पास क्या आ गया जी? आपके पास आ गया जी डिस्टेंस आ गया, ये ट्रैवल आ गया, ट्रैवल आ गया, या आपके पास डिस्टेंस आ गया। पहले आपके पास फ्यूल 8 गैलन है और डिस्टेंस आपके पास 240 माइल्स है। अब कहता है हाउ मच फ्यूल मीन के फ्यूल अब आपने फाइंड करना है और कार की जो ट्रैवलिंग है वो 360 माइल्स हो गई है। ठीक है जी, अब देखें, अब ये तीर आका ऊपर को गया। ठीक है, अगर आप देखें 240 किलोमीटर आपने 240 माइल आपने सफर करना है तो आपको 8 लीटर या 8 गैलन जो भी इसको समझ लें आपको पेट्रोल डलवाना पड़ता है। अगर आपने 360 किलोमीटर सफर करना है तो फिर आपको मीन्स के आपको पेट्रोल ज्यादा ही डलवाना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर आपने 240 माइल सफर करना है तो 8 गैलन आपका ऑयल लगता है या फ्यूल लगता है गाड़ी में। अगर आपने 360 माइल करना है इट मीन्स कि आपका ऑयल भी फिर ज्यादा लगेगा, पेट्रोल भी ज्यादा लगेगा, मीन्स कि आपका ट्रैवल जब बढ़ा है तो आपका फ्यूल भी बढ़ जाएगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, ऊपर को तीर जाएगा। x/8 बराबर आ गया 360/240। जी आप इसको कर लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट हम करते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास है, if 5 liters of paint cover 10 square meter with a thickness of 2 millimeter। आपके पास जो ना 5 लीटर पेंट है और कहता है 100 स्क्वायर मीटर करता है, 2 मिलीमीटर की मोटी तह लगाते हैं। अगर आप जो आपका पेंट है आप उसके पेंट कर रहे हैं, ठीक है, और 2 मिलीमीटर की मोटी तह आप लगा रहे हैं, पेंट अब उसको मोटा कर रहे हैं। ठीक है, और वो 100 स्क्वायर मीटर की जो आपकी जो दीवार है उसको वो कवर कर रहे हैं। अब क्या जी, हाउ मच पेंट इज नीडेड टू कवर 200 स्क्वायर मीटर विद अ थिकनेस ऑफ 1.5 मिलीमीटर। अब सबसे पहले आपने देखना है चीजें कौन कौन सी इन्वॉल्व हुई हैं। चीजें इसमें सबसे पहले आपका पेंट इन्वॉल्व हुआ है, पेंट, फिर आपके पास हुआ जी आपके पास ये जो एरिया मीन के स्क्वायर मीटर कितने थे। ठीक है जी, एरिया कितना कवर कर रहा है, फिर आपके पास थिकनेस उसकी थिकनेस कितनी है। पहले आपके पास 5 लीटर आपका पास पेंट था, 100 स्क्वायर मीटर वो कवर कर रहा था, थिकनेस आपके पास 2 मिलीमीटर थी। अब आपके पास जो ना कहता है हाउ मच पेंट मीन के पेंट आपके पास एक्स आ गया टू कवर 200 स्क्वायर मीटर। अब आपके पास एरिया 200 हो गया और थिकनेस आपकी 1.5 है, 1.5 आपकी थिकनेस हो गई। सिंपल सी बात है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको तीर लगाएंगे। या आपके पास एक्स वाला तीर तो गया आपका ऊपर को तीर आपने लगा लिया। अगला देखें जी, अगर आपने 100 स्क्वायर मीटर की दीवार को करना है तो 5 लीटर आपका पेंट लगता है। अगर आपने 200 स्क्वायर मीटर की दीवार करनी हो तो आपका पेंट इट मीन ज्यादा ही लगेगा। तो अगर आपका स्क्वायर मीटर बढ़ा है तो आपका पेंट भी बढ़ गया, तो ये भी तीर आपको गया ऊपर को, डायरेक्ट रिलेशन आ गया। अब इधर देखें जरा, थिकनेस मीन के तह आपने कितनी मोटी करनी है। अगर 2 मिलीमीटर की तैयार करते हैं तो आपके पास पेंट लगता है 5 लीटर। मैंने आपको बताया था एक्स के साथ ही दोनों का मुवाजना करना है। अब इसका काम खत्म हो गया है। ठीक है, अब ये थिकनेस और पेंट का आप मुवाजना कर रहे हैं। अब अगर 2 मिलीमीटर की आप तय लगाते हैं 2 मिलीमीटर की आप तय लगाते हैं तो आपके पास पेंट लगता है 5 लीटर। अगर आप जो तय है वो तरह बरीक कर देते हैं, कोट जो आप लगा रहे हैं वो बरीक कोट लगा रहे हैं, तो अब
1.5 है तो अब आपका पेंट भी कम लगेगा। जब आपने मोटी तय चढ़ानी है तो पेंट भी ज्यादा लगेगा। अगर तय आपने बारीक कर दिया इट मींस आपका पेंट भी कम लगेगा। एक चीज कम हुई है, दूसरी चीज भी कम हो गई है। जब दोनों चीजें कम हो जाती हैं और दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो ये आपके पास क्या होता है, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो आपका तीर ऊपर को जाता है। ठीक है जी। यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब नीचे को दोनों चीजें आ रही हैं तो तीर भी नीचे को आएगा, ऐसा नहीं है। आपने डायरेक्शन देखनी है, दोनों चीजें एक तरफ जा रही हैं, चाहे ऊपर को जा रही हैं चाहे नीचे को जा रही हैं, तीर आपको ऊपर को जाएगा। अगर दोनों चीजें आपस में उलट जा रही हैं, एक बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, फिर आपका तीर नीचे आएगा। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, x/5 बराबर आ गया जी 200 बटा आपके पास आ गया 100, जरब आपके पास आ गया जी 1.5 ओवर आपके पास आ गया 2। ठीक है। अब ये 2 0 के साथ कट गए। ठीक है। x/5 इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी 2/1 मल्टीप्लाई बाय 1.5 ओवर आपके पास आ गया 2। ये पॉइंट खत्म करें जरा, पॉइंट की जगह आप लगाएं 1 और पॉइंट के बाद नंबर गिने, एक नंबर है 0 लगा देंगे तो आपके पास ये इशारिया खत्म हो गया। अब आपके पास ऊपर बन गया 15, ऊपर आपके पास क्या बन गया जी 15 बन गया। आपके पास क्या बन गया, ऊपर 15 बन गया। अब आपके पास क्या बन गया जी x/5 बराबर आ गया 2/1 जरब आपके पास आ गया 15 बटा 2 10 बार आपके पास आ गया 20। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, x/5 बराबर आ गया 2 जरब 15 बटा आपके पास आ गया 1 जरब 20, 20 ही होता है। अब ये 5 भी आपके ऊपर चला जाएगा, ये भी आपके पास आ गया जी 5, ये 5 भी आपके पास ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, 5 2 1 बार 2 2 10 बार 20। ठीक है जी। 5 1 बार 5 5 2 बार 10। ठीक है जी। 15/2 15/2। अब 15/2 को क्या करेंगे, 15 को 2 पे डिवाइड करें, मीन के 15 को हाफ करें तो 7.5। अब आपका 7.5 लीटर पेंट लगेगा। अब आपका पेंट कितना लगेगा, 7.5 लीटर आपका पेंट लगेगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। If it takes 6 hours to fill a pool with a volume of 6 cubic meter at flow rate of 10 cubic meters per hour। ठीक है जी। आप देखें, एक आपने पूल को फिल करना है। ठीक है जी। एक पूल को फिल कर रहे हैं, उसमें टाइम लग रहा है 6 घंटे। ठीक है जी। और जो आपके पास पूल है उसका वॉल्यूम कितना है जी 6 क्यूबिक मीटर है। ठीक है। और फ्लो रेट कितना है जी 10 क्यूबिक मीटर पर आवर है। 10 क्यूबिक मीटर मीन के इतनी प्रेशर के साथ आप उसमें पानी डाल रहे हैं। तीन चीजें आ गई, एक आपके पास आ गया टाइम आ गया, दूसरा आपके पास वॉल्यूम आ गया और तीसरा आपके पास क्या आ गया जी फ्लो रेट आ गया। फ्लो रेट आ गया। टाइम आपके पास 6 घंटे है, आपका वॉल्यूम 60 है और फ्लो रेट आपके पास आ गया 10 क्यूबिक सेंटीमीटर 10 क्यूबिक मीटर पर आवर। ठीक है। अब हाउ लॉन्ग इट विल टेक, मीन के टाइम आपने एक्स रख लिया, टू फिल अ पूल विद 80 क्यूबिक मीटर। अब आपका वॉल्यूम 80 हो गया है एट द फ्लो रेट ऑफ 8 क्यूबिक मीटर। अब फ्लो रेट आपके पास 8 आ गया। फ्लो रेट आपके पास 8 आ गया। अब इसका तीर ऊपर को लग गया आराम से, ये तो आपने लगा लिया। अब देखें जरा, अब कंपैरिजन करें। अगर 60 क्यूबिक मीटर का जो वॉल्यूम है, जो आपका पूल है, उसको भरने के लिए 6 घंटे लगते हैं, तो 80 वाले को भरने के लिए फिर ज्यादा टाइम ही लगेगा ना जी। ठीक है। अगर यही इस तरीके से समझ लें कि 60 लीटर की गैलन भरने के लिए आपके पास 6 घंटे लग रहे हैं, तो 80 लीटर की जो है ना भरने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा ना। वो बड़ी गैलन होगी ना, पूल आपका बड़ा हो गया। इट मीन कि एक चीज बढ़ी है, दूसरी चीज भी बढ़ गई है, तो इसका तीर भी ऊपर को चला गया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अब आपने फ्लो रेट देखना है। फ्लो रेट, अब 10 का फ्लो रेट हो ना, 1 घंटे में 10 मीटर पानी उसमें आ रहा है, तो आपके लगते हैं 6 घंटे। आपने एक्स के साथ ही मुआवजा करना होता है, दरमियान वाली को आप छोड़ दें। अगर 10 का जो है ना प्रेशर है, 10 क्यूबिक मीटर पर आवर का प्रेशर है, तो 6 घंटे लग रहे हैं। तो अगर ये 8 क्यूबिक मीटर का प्रेशर हो जाए, प्रेशर कम हो जाए, इट मींस अब पानी कम आएगा। जब पानी कम आएगा तो फिर वक्त ज्यादा लगेगा, टाइम आपका ज्यादा लग जाएगा। फ्लो रेट कहते हैं कि पानी जितनी प्रेशर के साथ आ रहा है। अगर 10 क्यूबिक मीटर का प्रेशर था तो 6 घंटे लग रहे थे। अगर वही प्रेशर हम 10 से कम करके 8 कर देते हैं, 10 से कम करके हम 8 कर देते हैं, इट मींस कि अब हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। अब स्लो हो रहा है ना, तो अब एक चीज कम हुई है, दूसरी चीज बढ़ गई है, तो यह तीर इसका उल्टा आ गया। इसका तीर उल्टा आ गया जी, एरो इसका। सिंपल आप काम करें, x/6 जहां से तीर शुरू होना है वो आपने ऊपर, जो वहां पे खत्म हो रहा है वो नीचे, बराबर आ गया जी 80 बटा आपके पास आ गया 60, जरब आपके पास आ गई 10/8 आ गया, 10/8 आ गया। ठीक है। अब इसको आप कर लें, सॉल्व कर लें। ये 0 0 के साथ कट गया, ये 8 8 के साथ कट गया। x बराबर आपके पास आ गया जी, ऊपर आ गया 10, नीचे आपके पास आ गया 6, ये 6 भी ऊपर चला जाएगा, ये आपके पास ऊपर चला गया 6, ये 6 6 के साथ कट गया, आपके पास आंसर आ गया 10।
अब मीन्स के अब आपके 10 घंटे लगेंगे। अब आप कितने लगेंगे? 10 घंटे लगेंगे इसको भरने के लिए। ठीक है जी, समझ आ गई है। अगला क्वेश्चन है, इफ 10 वर्कर्स कैन कंप्लीट 500 यूनिट्स ऑफ वर्क इन 20 डेज। आप 10 वर्कर हैं और 500 यूनिट्स बनाते हैं। मीन के आप यूं समझ लें कि जो वर्कर है ना वो किसी जूतों वाली फैक्ट्री में शूज बना रहे हैं, तो वो क्या कहता है जी, 10 वर्कर्स मिलकर 20 दिनों में 500 शूज बना रहे हैं, 5 यूनिट्स बना रहे हैं। हाउ मैनी वर्कर्स आर नीडेड टू कंप्लीट 800 यूनिट्स वर्क इन 16 डेज। अब देखें इसमें चीजें कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं। एक तो आपके पास वर्कर इन्वॉल्व है, फिर आपके पास यूनिट्स इन्वॉल्व है, फिर आपके पास डेज इन्वॉल्व हैं। वर्कर आपके पास 10 हैं, यूनिट आपके पास 500 है, डेज आपके पास 20 हैं। ठीक है, आगे जी, हाउ मैनी वर्कर्स, वर्कर्स अब आपके एक्स हो गए, यूनिट आपके पास 800 हो गए और डे आपके पास 16 हो गए। डे आपके पास 16 आ गए। सिंपल तीर लगाएं जरा, ये तीर आपको ऊपर को लग गया, ये तो एक्स से शुरू करना, ऊपर को लगा दिया। अब देखें जरा, अगर 500 चीजें बनानी है तो आपके पास 10 वर्कर चाहिए। आपको 500 चीजें बनानी है तो 10 वर्कर चाहिए। अगर 800 चीजें बनानी है तो ज्यादा वर्कर चाहिए होंगे। सिंपल बात है, अगर 500 चीजें बनानी है तो 10 वर्कर चाहिए, अगर ज्यादा चीजें बनानी है तो ज्यादा वर्कर चाहिए होंगे। तो ये आपके पास ये तीर ऊपर को गया, दोनों चीजें एक सिमत पे जा रही हैं। आगे देखें जी, डेज, अगर 20 दिन काम करें, अगर 20 दिन काम करें तो 10 वर्कर की जरूरत है। अगर किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए हमारे पास 20 दिन का टाइम है, अगर 20 दिन का टाइम है, 20 दिनों में काम को बंदा 10 दिनों में 10 वर्कर मिलकर कर रहे हैं। अगर वही काम हमने 16 दिनों में मुकम्मल करना है, वही काम हमने 16 दिनों में मुकम्मल करना है, इसका मतलब है अब हमें टाइम हमारे पास थोड़ा है तो बंदे ज्यादा करने पड़ेंगे, बंदे ज्यादा करने पड़ेंगे। मींस के डेज आपके पास कम हो गए तो वर्कर आपको ज्यादा करने पड़ेंगे। तो आपके पास ये उल्टा तीर आएगा, एक चीज कम हुई है, दूसरी चीज बढ़ गई है। अब इसको आप सॉल्व कर लें। एक्स बटा आपके पास आ गया 10 बराबर आपके पास आ गया जी 800 बटा आपके पास आ गया जी 500 जरब आपके पास आ गया जी 20 बटा आपके पास आ गया जी 16। 20 बटा आपके पास क्या आ गया जी 16 आ गया। 20 बटा 16, 20 बटा आपके पास क्या आ गया जी 16 आ गया। ठीक है जी, ये 2 0 2 0 के साथ कट गए। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया जी, ये 10 भी उधर चला जाएगा, एक्स अकेला रह गया, बराबर आ गया 8 जरब आपके पास आ गया 20 जरब उधर वाला 10 इधर आ गया, नीचे आपके पास आ गया 5 जरब आपके पास आ गया 16। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, अब 8 एक बार 8, 8 दो बार 16, 5 दो बार 10 मिलकर ये 10 को काट देंगे तो एक्स आपके पास आएगा 20। अब आपको वर्कर्स 20 करना पड़ेंगे। अब आपको वर्कर्स कितना करना पड़ेंगे, 20 वर्कर्स करना पड़ेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है। अगला क्वेश्चन है, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज 50 न्यूटन देन देयर masses आर 5 kg एंड 10 kg। ठीक है जी, क्या कहता है जी, आपके पास है दो जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, if the gravitational force between two objects is 50 Newton then when their masses are 5 kg and 10 kg and the distance between them is 2 meters, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास 2 मीटर है। what will be the force if the masses are 7 kg and 12 kg and the distance is 3 meters। डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया जी 3 मीटर आ गया। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने करना है जी, आपके पास सबसे पहले देखिए इसमें कौन कौन सी चीज इन्वॉल्व हो रही है, कौन कौन सी। एक तो आपके पास फोर्स इन्वॉल्व हो रही है, एक आपके पास क्या रहा है जी फोर्स इन्वॉल्व हो रही है। दूसरी चीज क्या इन्वॉल्व हो रही है जी, दूसरी चीज इन्वॉल्व हो रही है इनके मैस इनके इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर आपके पास क्या डिस्टेंस इन्वॉल्व हो रहा है, डिस्टेंस, ये 3 चीजें हैं। पहले फोर्स आपके पास 50 न्यूटन है और मैस आपके पास कितने हैं, मैस आपके पास है जी 5 kg और 10 kg, दोनों को मिला के 10 5 बार 50 kg बन गया। इनको आप मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिख लें दोनों को। ठीक है जी, दोनों को आप इकट्ठा लिख लें, 50 kg हो गया। एंड डिस्टेंस आपके पास 2 मीटर है, डिस्टेंस आपके पास कितना है 2 मीटर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब आपके पास है व्हाट विल द फोर्स ऑफ मैस आपके पास 7 और 12 बन गए हैं, 7 और 12 बन गए हैं। ठीक है जी, 12 बन गए हैं। ठीक है जी, आपके पास मैस कितने बन गए 7 और 12। ठीक है, अब 7 और 12 को आप करके देख लें, 7 12 आपके पास 84 आ गया, 84 बन गया, 12 7 बार 84 एंड डिस्टेंस आपके पास 3 बन गया और फोर्स हमने निकालनी है। सिंपल, आप क्लियर हो गया। ये आपके पास तीर ऊपर को चला गया, ये तो हमने लगा लिया। अब यहां पे क्या देखना है, अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये जो आपके पास है, जो साइंस वाले बच्चे हैं ना, उनको तो पता है जी इक्वल टू जो ना F इक्वल टू GM1 M2 ओवर R स्क्वायर, उनको तो पता है F
इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 ओवर R स्क्वायर। मीन के उनके जो मैसेज का उनका जो प्रोडक्ट होता है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो उनका डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो साइंस वाले बच्चों को तो पता है, ठीक है जी। लेकिन जो साइंस वाले बच्चे नहीं है उन्होंने कैसे याद करना है? ये जो आपके पास होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स होती है दो चीजों की टकराना, आपस में दो चीजों का आपस में टकराना। अब देखें जरा, आपके पास है एक 5 किलो का बंदा है और एक 10 किलो का बंदा है, ये आपस में टकराते हैं, आपस में टकराते हैं। या इसको यूं समझ लें, आपके पास दो मोटरसाइकिलों की टक्कर होती है, एक इधर से मोटरसाइकिल है एक इधर से मोटरसाइकिल आता है, दो मोटरसाइकिलों की टक्कर होती है, और एक आपके पास जो है ना खुदा ना खास्ता जो है ना ये ना आपके पास यहां पे ट्रक है और ये ट्रैक्टर है, ट्रक को ट्रैक्टर है। अब देखें जरा, दोनों में टक्कर किसकी ज्यादा सीवियर होगी? जिसका मास ज्यादा होगा ना उनकी टक्कर भी ज्यादा होती है, ठीक है जी। जिनका मास कम होता है उनकी टक्कर भी नुकसान कम होता है। तो जितना आपके पास मास बढ़ता जाता है फोर्स आपकी बढ़ती जाती है, फोर्स आपकी टक्कर जो है ना वो नुकसान बढ़ता जाता है। अगर आपके पास जो है ना जी 50 kg मास है तो आपके पास फोर्स 50 है। अगर 84 होगा मास आपका ज्यादा हो गया, आप यूं समझ लें कि आपको जो है ना एक बंदे ने 10 ग्राम का जो ना वो कोई आपको पत्थर मारा है, 10 ग्राम का छोटा सा पत्थर मारा है, या एक बंदा आपको 100 ग्राम का पत्थर मार देता है, या आपको 5 किलो का जनाब जो पत्थर मार देता है। तो जितना वजन ज्यादा होता जाएगा उतनी आपकी फोर्स बढ़ती जाएगी। जब फोर्स बढ़ी तो फोर्स आपका वजन बढ़ा तो फोर्स भी बढ़ गई, आपके पास ये तीर आपको ऊपर को चला गया। अब आगे आप देखें, आ गया डिस्टेंस। डिस्टेंस, जितनी दूर से कोई चीज लगती है उतनी उसकी फोर्स कम हो जाती है। एक बंदा है ना, एक बंदे ने यहां से, आप यहां पे खड़े हैं और वो बंदा यहां पे खड़ा है, उस बंदे ने यहां से आपको पत्थर मारा है, और आप अगर यहां पे खड़े हैं और एक बंदा यहां पे खड़ा है, वही सेम पत्थर वो इधर से आपको मारता है। तो जो करीब वाला बंदा होता है उसकी तो प्रेशर ज्यादा होता है, करीब वाले बंदे का जो फोर्स है वो ज्यादा होती है, दूर वाले की फोर्स कम हो जाती है। तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा आपकी फोर्स कम होती जाएगी। तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी। ये इसका तीर उलट आएगा, इसका तीर जो है वो उल्टा आएगा, इसका तीर क्या होगा जी? उल्टा होगा, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये आपने इसका तीर उल्टा कर दिया। अब सिंपल इसको आप सॉल्व कर लें। x बटा आपके पास आ गया जी 50 बराबर आपके पास आ गया 84 बटा 50 जरब आपके पास आएगा 2/3। इसको अब आप कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको सारे क्वेश्चन सिंपलीफाई करवाए हैं, अब आप इसको कर लीजिएगा जहां मुझे जगह नजर नहीं आ रही, ठीक है। ये काफी ज्यादा इसमें हो गया, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा। अब मैंने आपको तीर तो लगा दिए, सिर्फ आपने इसको सिंपलीफाई करना है। अगला क्वेश्चन है जी, इफ अ कार विद 200 हॉर्स पावर एंड वेइंग 1500 kg ट्रेवल एट 120 km/h, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अ कार विद 250 हॉर्स पावर वेइंग 1800 kg। आप देखें, तीन चीजें इन्वॉल्व हुई हैं। एक आपके पास कार की हॉर्स पावर है, कार की हॉर्स पावर मीन के कार की ताकत, उसके बाद उसका वेट और उसकी जो है ना स्पीड, उसकी स्पीड। आप कार की जो पावर है हॉर्स पावर 200 है, 200 है, और आपका वेट जो है ना 1500 है। उसका वेट कितना है? 1500 है, और उसकी स्पीड जो है ना 120 है। उसकी स्पीड कितनी है? 120 की है। आप कहते हैं जी व्हाट विल बी द स्पीड आपने निकालनी है। कार का हॉर्स पावर 250 है, कार का हॉर्स पावर कितना 250 है, और वेट इसका 1800 है। वेट उसका कितना है? 1800 है। अब इसमें आप गौर करें, ये आपके पास एक्स का तीर तो गया ऊपर को, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। वेट की बात करते हैं। वेट, अगर आप देखें ना, एक बंदा जिसका वेट है वो उसका वेट थोड़ा है, एक बंदा फॉर एग्जाम्पल उसका वेट 50 kg है और एक बंदा उसका वेट 100 kg है। मुझे बताएं तेज कौन दौड़ सकता है? जिसका वेट कम होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, ये क्लियर कर लीजिएगा। जिसका वेट कम होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, जिसका वेट ज्यादा होता है उसकी स्पीड कम होती है। मीन्स के 1500 अगर वेट होगा तो स्पीड 120 होगी, अगर वो वेट 1800 हो जाए तो स्पीड कम हो जाएगी। मीन के वेट बढ़ने से स्पीड इसकी बढ़ गई है, कम हो गई है, तो ये तीर आपका उल्टा आ जाएगा, तीर आपका उल्टा आ जाएगा। आगे देखें, हॉर्स पावर की बात करते हैं। पावरफुल, किस बंदे के अंदर पावर कितनी है? आप 70 मोटरसाइकिल चला रहे हैं या 125 चला रहे हैं, 70 की पावर 70 है, 125 की 125 है। या गाड़ी की बात कर लेते हैं, आपके पास आल्टो 660 है, उसकी आस पावर कितनी है? 660 है, और साथ ही आपके पास जो ना यारिस है वो आपके पास 1300 है, ठीक है। तो कौन ज्यादा भागता है? कौन? या स्विक 1800 है आपके पास है, ठीक है। तो मींस के जिस गाड़ी की पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा भाग सकती है, जिसकी पावर कम होगी वो कम भागेगा,
ठीक है जी। तो मींस के अगर आप हार्स पावर बढ़ाते हैं तो स्पीड भी बढ़ जाती है। पहले हार्स पावर 200 थी तो स्पीड 120 थी, अगर हार्स पावर 250 कर देते हैं तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। मींस के ये दोनों आपस में सीधे ही हैं, इनके डायरेक्ट रिलेशन है। इसका तीर ऊपर को जाएगा। अब इसको कर लें, आप सीधा x से शुरू करें, x बटा 120 बराबर आपके पास आ गया जी 1500 बटा आपके पास 1800 आ गया, 1500 बटा 1800 जरब आपके पास आ गया जी 250 बटा आपके पास 200 आ गया। जहां से तीर शुरू होता है वो ऊपर, जहां पे हेड होता है वो आपने नीचे लगाना है। ठीक है जी। ये आपके पास 2 0 2 0 के साथ काट गए 1500 वाले। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, ये भी 0 इसके 0 के साथ कट गया। अब 5 4 बार 20, 5 5 बार 25। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया जी x बटा 120 इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी, इधर आ गया 15 बटा आपके पास आ गया 18, जरा आप ऊपर आ गया 5, नीचे आपके पास आ गया 4, ये 120 भी उधर चला जाएगा तो ये भी 120 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने सिर्फ सिंपल काटना है। आप 4 1 बार 4, 4 30 बार 120, 4 30 बार 120। ठीक है, ऊपर आपके पास क्या आ गया जी 15 जरब 5 जरब 30, ऊपर आपके पास गया 15 जरब 5 जरब 30, नीचे आपके पास आ गया जी 18। ठीक है जी, अब आपके 18 का काट लें, 6 3 बार 18, 6 आपके 5 बार 30, 3 1 बार 3, 3 5 बार 15, 5 जरब 5 25, 25 5 बार 125। अब जो है ना उसकी स्पीड 125 हो जाएगी। अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। तो ये मैंने आपके सारी क्वेश्चन कर दिए हैं। नीचे मैंने आपके पास जो है ना ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी कीजिएगा। अगर आप वो सारे कर जाते हैं तो ये तरीका आपके हैंड पे चढ़ जाएगा इंशाल्लाह। जब हाथ चढ़ जाएगा ये तरीका तो आप प्रोपोर्शन के क्वेश्चन इंशाल्लाह इजीली कर लिया करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।